और ये मैं भूलने नहीं दूंगा क्योंकि ये साथ साथ चलेगा। क्लियर है जी? फोकस के साथ इधर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्लीज पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये उससे ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, पर आई बेट कि आपको उससे आसान लगेगा ये। तो प्लीज लॉजिकली समझना, मैं प्रूव करूंगा कैसी चीजें आपस में मैच होती हैं। इधर पहले तो मैंने एक बेसिक सा कंपैरिजन बनाया इनडायरेक्ट मेथड का और डायरेक्ट मेथड का। पहले अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं, जो तुम अभी यहां पे बाद में लिखोगे, पहले समझो सिर्फ। यहां पे हम सिर्फ बताते हैं पैसा आना और पैसा जाना। एग्जाम्पल, तुमने वहां पे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सवाल की शुरुआत की थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ऐसा है? फिर आपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऐड किया था, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, ये सारी चीजें ऐड लेस की थी तुम लोगों ने। अच्छा, इंपेयरमेंट भी हो सकती है। आपने वो सारी चीजें ऐड कर करा के आप मुझे बता सकते हैं आपके पास यहां पे आंसर आया था, वेरी गुड, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, फिर आपने इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट किया था कैश फ्रॉम ऑपरेशन में, किस चीज को यूज करके? वर्किंग कैपिटल को यूज करके। याद आ रहा है? एड लेस दोनों लिखे हुए यहाँ पे। आपको यहाँ पे मिल गया था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेशंस, यानी मैंने बिजनेस करके इतना पैसा लेके आया हूं। पर आपको डायरेक्ट मेथड ये कहता है आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं करें। अच्छा, सवाल सुने। अबे किसने कुंडी लगा दी है? आजा भाई इधर जल्दी, प्लीज सुनो। अच्छा भाई, फिर आपको डायरेक्ट मेथड ये कहता है, आपको पहली बात तो ये है जो लॉजिकली समझनी है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और चीज की एडिशन, जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू ही नहीं कर रहा तो मुझे इतना पता है कि कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का चक्कर नहीं है, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस का चक्कर नहीं है, कोई इंपेयरमेंट का, कोई गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का चक्कर नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगी। बात समझे, सुकून से एब्जॉर्ब करेंगे इसको ताकि समझे दोनों में फर्क क्या है। सुने, मैं डायरेक्ट करा दूं मेरे लिए क्या बोलोगे, आंसर आ रहा है, पर समझे दोनों में फर्क क्या है। देखो, इसमें मकसद होता है प्रॉफिट को कन्वर्ट करना कैश में। वहां पे वो बोलता है प्रॉफिट से शुरू ही नहीं करो तो कन्वर्जन की बात ही नहीं आती है। वहां पे सीधा सीधा बताओ कैश आया कितना, कैश गया कितना। यहाँ पे बोलता है पहले शुरुआत करो प्रॉफिट से और उस प्रॉफिट को कन्वर्ट करो किसमें? कैश में। वापस से इसको रिकॉल करते हैं। सुने, इनडायरेक्ट मेथड में समझना, नाम क्यों रखा इसका इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ही यही है कि आप प्रॉफिट से शुरू करें और उसको फिर कन्वर्ट करें किसमें? कैश में। याद है मकसद जो बताया था? फिर दूसरा मकसद ये था इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना। डायरेक्ट मेथड में बोलता है कि कोई इनडायरेक्ट जाने की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्ट पैसे का आना दिखाएं और पैसे का जाना दिखाएं, तभी उसका नाम क्या रख दिया? डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, मुझे बताओ आपके ऑपरेशंस में जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है वहां पे सेल का पैसा होता है? सेल का पैसा तो ऐसा होता है ना कि कुछ पैसा नहीं आया तो उसको कैसे सही करते हो? रिसीवेबल से। भाई ये बात पक्की है ना, रिसीवेबल से सही करते हो, यानी आप इनडायरेक्टली अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हो किसमें? कैश में। डायरेक्ट मेथड में वो आपको कह रहा है लंबी नहीं करना, आप डायरेक्ट बताना कस्टमर से पैसा कितना आया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, यहां पे क्या किया था? मैंने प्रॉफिट को कन्वर्ट किया था किसमें? कैश में। प्रॉफिट को कन्वर्ट किया था किसमें? किसको यूज करके? वो बोल रहा है भाई वहां पे जब प्रॉफिट से शुरू ही नहीं किया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी। वो बोल ये रहा है कि सीधा बता दो कस्टमर से कैसा कितना पैसा आया। अच्छा, क्या वो निकालना सिखाया? नहीं, अभी सीखेंगे। दूसरा, क्या आपके पास इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सीओजीएस होती है? सीओजीएस प्रॉफिट में से माइनस भी होती है ना? तो अगर क्या वो सारी सीओजीएस तुमसे पूछ रहा हूं
उसकी पेमेंट हो चुकी होती है, कोई हो सकता है कुछ बाकी हो, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए? अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल? पेएबल, वेरी गुड। तो ऐसा भी तो हुआ था कि इन्वेंट्री खरीदी ज्यादा थी, यूज की थी कम, वो इन्वेंट्री का अकाउंट, यानी आप टेक्निकली वहां पे वर्किंग कैपिटल को यूज करके अपने रेवेन्यू और सीओजीएस को कैश में कन्वर्ट कर देते, पर वो था इनडायरेक्ट मेथड। अब वो आपको कह ये रहा है, समझना सुकून से, फोकस से, अब वो कह ये रहा है कि भाई लंबी नहीं करना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं करना। दूसरी बात, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं किया तो क्या कोई नॉन कैश एक्सपेंस होगा? क्योंकि आपने प्रॉफिट से शुरू ही नहीं किया है, तो क्या कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस? प्रॉफिट से शुरू नहीं किया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो वर्किंग कैपिटल भी। अच्छा, अब वो क्या ये रहा है, सिंपल बताओ, आपके बिजनेस में आपने कस्टमर से कितना पैसा लिया, सप्लायर को कितना पैसा दिया, और आपने अपने एम्प्लॉयज को कितना पैसा दिया? एम्प्लॉयज अक्रूवल से एडजस्ट होता है ना, याद करो मैंने कहा था कि भाई सैलरी एक्सपेंस अक्रूव हो गया पे, तो वो एक्सपेंस ऊपर से माइनस हुआ था ना, तो आपने इसको पेमेंट में कैसे कन्वर्ट किया था? अक्रूवल के अकाउंट से। तो क्या वहां पे अक्रूवल का अकाउंट यूज करोगे? वहां पे प्रॉफिट से शुरू ही नहीं किया, वहां पे प्रॉफिट से जब शुरू नहीं हुआ तो भाई सीधा सीधा आपने एक काम करना है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताऊंगा, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी सर यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपस में क्या होंगे? मैच होंगे, सेम होंगे। वो कैसे होंगे अभी बताता हूं आगे। जब आपने देखा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अब आगे की बातें बता रहा हूं, ये जरा पिक करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आप फोकस करें, गौर फरमाएं, वहां पे तो सिर्फ होता ही कैश है कि पीपी से कितना आया, पीपी से कितना गया, याद करो। तो सर मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जात पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जो भी चेंज आएगा एक ही एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कौन सी एक्टिविटी में? अच्छा, फाइनेंसिंग का सोचते हैं फोकस। शेयर से पैसा आया था, तो जो शेयर से पैसा आया था वो तो सीधा सीधा कैश था ना, जो डिविडेंड दिया था। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में वैसे ही कैश होता है, वहां पे तो कोई पंगा। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां पे प्रॉफिट मौजूद था? तो हमने उस प्रॉफिट को कौन सी एक्टिविटी में कन्वर्ट किया था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। किस में कन्वर्ट किया था? कैश में, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। तो फाइनेंसिंग में कोई प्रॉफिट था या ऑलरेडी कैश की ट्रांजैक्शन थी? तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी सिर्फ और सिर्फ किसकी ट्रांजैक्शन थी? तो सर हम क्या ये कह सकते हैं आज के बाद ऑनवर्ड्स कि इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में सिर्फ कौन सी एक्टिविटी चेंज है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। वहां पे प्रॉफिट को कन्वर्ट करूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में, यहां पे सीधा सीधा बताऊंगा कस्टमर से आया कितना, सप्लायर को दिया कितना, कहानी खत्म। फिर सीखेंगे, अब आगे देखें। टैक्स की पेमेंट भी सेम, इंटरेस्ट की पेमेंट भी सेम, वहां पे भी सेम। बात क्लियर है? अच्छा प्लीज सिर्फ आप इसको कॉपी करें तो मैं बताता हूं ये निकलेगा कैसे जल्दी। ये बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, वाह भाई। पेज नंबर 181 हो गई जी यार, किताबें लिख के भूलिए मैं इधर, सही है। 181 पे भाई ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको टेंशन की नीड नहीं है, खाली ये गोल करके डंडी बना दो कि ये मैच होगा, और अपने पास लिख दो कि देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस इन ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा सिर्फ डब्बा बना हुआ है ना, नीचे कोई वर्किंग तो नहीं हुई है ना, बस सही है। देख लिया भाई? अच्छा जी, अब आगे आप प्लीज इसके आगे
सिर्फ लिख दें N1। N1 मतलब हम इसकी नोटिंग करेंगे नीचे और समझेंगे कि ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर किस तरीके से निकाला जाता है, ताकि आपकी मैपिंग हो सके आराम से। प्लीज लिखे। बस खाली इसके आगे N1 लिख दें और फिर नीचे मैं समझाता हूँ कि क्या गेम है ये। इधर अच्छा बच्चों, अभी लिखना बंद, सिर्फ समझो, फिर हम इसको कॉपी करेंगे। इधर देखें, आपको अब सवाल में पहले की तरह रिसीवेबल पेएबल तो अब भी गिवन होगा। जरा देखें, इधर समझे। मैंने कहा ओपनिंग रिसीवेबल अब कहां से उठाएंगे? बैलेंस शीट से। क्लोजिंग रिसीवेबल भी। अच्छा ये प्लीज बहुत फोकस से समझना। अच्छा आपको मैं दो बातें पूछता हूं। अगर मैंने बीइंग अ कंपनी कोई कैश की सेल की है, कैश सेल्स, तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? कैश डेबिट सेल्स। क्या मैं तुमसे ये पूछूं कि कैश पे जो सेल की गई है, क्या वो इस रिसीवेबल के अकाउंट को हिट करेगी? क्यों? वो कैश पे की है, यानी वो पैसा आ गया, वो रिसीवेबल नहीं है। दूसरा सुनो, आपको सवाल में लिख के देगा कि XYZ% सेल्स वर ऑन क्रेडिट, यानी इतने इतने परसेंट सेल थी, क्रेडिट के ऊपर थी। तो वो सेल आपको पूरी सेल कहां मिलेगी? हाँ, पूरी सेल कहां कहीं होती है? पीएनएल में होती है। भाई पीएनएल में तो जितना भाई कमाया वो होगा ना, चाहे कैश पे हो या उधार पे हो। सेल तो सेल है, वो कहां से मिलेगी? अच्छा अब दो बातें होंगी। आपने सेल देखी, आपको पीएनएल में सेल दिख रही है 1.5 मिलियन। अगर सवाल चुप है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो आपको अज्यूम करना है पूरी सेल उधार पे, पूरी सेल क्रेडिट पे, पूरी सेल क्रेडिट पे। अगर उसने कुछ बताना होगा तो तुम्हें अलग से बता देगा, वरना अजम्पशन क्या होगी? 100% सेल किस पे? तो ये आपको कैसे पता? भाई हमें ऐसे पता क्योंकि पास एक्सपीरियंस है, पास पेपर्स का, उसमें उसने यही हरकत की है। उसने सब सेल को क्या कंसीडर किया है? क्रेडिट के ऊपर, अगर उसने अलग से बताया नहीं है। आगे सुने, मैंने ये कहा कि भाई अगर 80% सेल उधार पे की है, तो क्या 1.5 मिलियन से ये अकाउंट इंक्रीज होगा या इसके 80% से? तो मैंने सिंपल ये काम किया, इसका 80% उठा के यहां फेंक दिया। मैंने कहा ओपनिंग लोगों से लेने थे 5 लाख, और कितना उधार बढ़ गया? 1. मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितना कुल मिला के उधार बन चुका है? 1.7 मिलियन। मैं क्लोजिंग देख रहा हूं, तो सर क्लोजिंग तो 1.7 मिलियन होना चाहिए, 3 लाख कैसे आ रहा है? कुछ पैसे क्या हो गए? वेरी गुड यार, आगे सुने। अगर बेटा कुछ पैसे रिसीव हो गए, तो उसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा अब आप फोकस करें, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कैश आया है, दिस इज एक्चुअली कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर? ये आ गया? पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ ये पैसा आया है कस्टमर से, या कोई कैश सेल भी थी? कितने की? इसका 20%। अच्छा तो सर 1.5 का 20% कितना? क्या बच्चों तुम कह सकते हो कि तुमने इस साल अपने कस्टमर से कितना रिकवर किया है? 1.7 मिलियन। भाई आप सिंपल डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग के नीचे लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना? 1.4 मिलियन या 1.7, जितना कस्टमर से पैसा आया है, सीधा सीधा लिख देंगे। अब आगे सुने सर, आप जरा इसको मैच करवाएं कि इनडायरेक्ट मेथड में ये कैसे मैच होगा। इधर इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम करो कोई सीओजीएस नहीं है। बच्चों इधर फोकस। इनडायरेक्ट मेथड में बेटा अज्यूम करो कोई सीओजीएस, तो ये सेल ही मेरा प्रॉफिट होगा। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूं, इसमें से कितना पैसा नहीं आया? क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता है? अच्छा ओपनिंग के मुकाबले में अगर मेरा क्लोजिंग कम है, दैट मींस के पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है?
तुम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसको ऐड किया करते थे या लेस? वापस से, कोई मसला नहीं, सुन लो, वापस से कर लेते, कोई इशू वाली बात नहीं है। इधर देखो वापस, मैंने कहा पहले इनडायरेक्ट मेथड की याद कर लेते चीजें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमने उठाया था, उसमें तुमने एडजस्टमेंट्स की थी, तुम पहुंच गए थे प्रॉफिट फ्रॉम, क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में बच्चों सेल होगी, हाँ या नहीं? अच्छा, पर उस सेल को क्या मैं कैश की सेल कहूंगा या रिसीवेबल का अकाउंट यूज करूंगा? अच्छा, अब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग रिसीवेबल कम है, दिस मींस कि आपके रिसीवेबल कम हो रहे हैं। तो रिसीवेबल के कम होने का मतलब क्या है? पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हो रहा है, जो कि इस साल की सेल में, पक्की बात है, जो कि इस साल की सेल में नहीं है। तो आपने क्या किया था? एड बैक किया था। आप देखें यहाँ पे, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा मैंने 1.5 मिलियन, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सीओजीएस, फिर मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की हेडिंग डाली होगी, तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल का डिक्रीज मैंने क्या किया था? ऐड किया था। ये कितना आ गया? समझाना ये चाहता हूं कि यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हो कैश में, वहां पे सीधा कैश दिखा देते हो। यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला? उधार वाले कस्टमर से कितना आया? कैश की सेल कितनी है? कुल मिला के कितना? तो क्या वो आंसर गलत है? तो क्या वो आंसर गलत है? फर्क किसका है? प्रेजेंटेशन का फर्क किसका है? अच्छा भाई, अगर आज के बाद हम डायरेक्ट मेथड में आपसे ये पूछें कि अगर आपको कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालना है तो आप कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल का। अब आगे हमने कहा सर दूसरा, पहले तो उस पर टिक लगा दें कि भाई ये क्लियर है, सही है। अब सर इसकी नोटिंग देखनी है, सही है। आगे कैश पेड टू सप्लायर, इधर देखिएगा, ये बहुत ही अहम चीज है, तो इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप प्लीज इधर फोकस करिएगा। इधर मुझे बताओ कि आपके पास क्लोजिंग आ रहा है 375,000। अच्छा भाई, मैं बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट में मैंने ओपनिंग पेबल उठाया और क्लोजिंग पेबल उठा लिया। ये बैलेंस शीट की, सुनिएगा, अभी लिखना नहीं प्लीज, सिर्फ समझो। तो मिटाई देते हैं। अच्छा भाई इधर देखें, ओपनिंग पेबल है मेरा 150, क्लोजिंग पेबल है 375। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस साल के शुरू में मुझे अपने सप्लायर्स को, क्योंकि सप्लायर का पेबल ही सिर्फ अकाउंट पेबल के नाम से आता है, याद है? सप्लायर का पेबल अकाउंट पेबल के नाम से आता है, जो कि इन्वेंट्री से रिलेट करता है। सुने आगे, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ये उधार जो मुझे लोगों को पैसे देने हैं अपने सप्लायर्स को, ये एक ही वजह से इंक्रीज होगा जब मैं और इन्वेंट्री परचेज करूंगा, जब मैं और इन्वेंट्री परचेज करूंगा, वो भी उधार पे, वो भी उधार पे। प्लीज आगे फोकस करिएगा, समझिएगा इस बात को। इधर अब मुझे एक बात बताएं, आपको एग्जामिनर ये हरगिज नहीं बताएगा कि आपने इस साल माल कितना परचेज किया है। और बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, तो उसको प्लीज फोकस होकर सुनना ताकि मिस नहीं हो तुमसे। आप इसके लिए जाएंगे इन्वेंट्री या स्टॉक के अकाउंट में, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट से। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही होती है, सीओजीएस आ रही होती है। आगे सुने, आपने अपने पीएनएल से सीओजीएस को पिक किया, वो ये शो कर रहा होगा इतना माल इस साल बिक गया है। मैंने कहा कि सर अजम्पशन है मेरी कि वो 5 लाख है, ये मैंने कहां से पिक किया है? पीएनएल से। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट समझें, सीन क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ परचेज होता है
सही है जी। और फिर इसमें से कुछ बिक जाता है तो फिर क्लोजिंग आ जाता है। इस पूरे सिनेरियो में एग्जाम में क्या आपके पास ओपनिंग है? यस, सुने, आपके वो ओपनिंग है। आपके पास ये परचेजेस नहीं होंगी पर आपको ये पता होगा बिका कितना है, क्लियर है? और आपको क्लोजिंग भी पता है। अच्छा, अब यूजुअली पूरे साल में हुआ क्या होगा, ओपनिंग तुम्हारे पास होगा, तुमने कुछ परचेज किया होगा तो वो इसके अंदर ऐड हो गया होगा। ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस। अच्छा, मैं तुम्हें बता देता हूं, इस ओपनिंग प्लस परचेजेस को हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी वो इन्वेंट्री जो मेरे पास बेचने के लिए रखी हुई है। लॉजिकल सी बात है, साल के शुरू में थी, कुछ और परचेज की तो टोटल इतना माल बेचने के लिए रखा हुआ है, तो कुछ बिक गया तो कुछ बच गया, यही सीन है। अच्छा जी, आ गया। अब तुम्हें इस पूरे सवाल में एक एक करके बताओ, क्या ओपनिंग इन्वेंट्री पता है? पता है ना? अच्छा, इक्वेशन बनाते हैं। सर, जब मेरे पास मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, इसके अंदर परचेजेस ऐड हुई होंगी। ओपनिंग लिख दी मैंने यहाँ पे 50,000 इसी अकाउंट से। मैंने कहा सर ओपनिंग प्लस परचेज मुझे नहीं पता, इसमें से कुछ बिक गई वो भी मुझे पता है। कितनी? 5 लाख। बची कितनी? 175। क्या मैं इस इक्वेशन को रिवैम्प करके या बैलेंसिंग फिगर ये परचेजेस निकाल सकता हूं? सही है सर। सर हमने इसको मिटा दिया, हमें ये नहीं पता होगा एग्जाम में। मुझे बताओ, ओपनिंग में से अगर 5 लाख बिक गई तो सर ये ज्यादा कैसे बची हुई है? और थी कम, समझो मेरी बात, थी ही कम तो मैंने बेची ज्यादा कैसी? खरीदी होगी। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है? 625। ये आपको एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी कि इस साल आपने माल कितना खरीदा है। यहां तक कोई मसला? चलें, अब आपको पता है ये जो माल बेटा आपने परचेज किया है ना, मेरी अजम्पशन ये कि पूरा का पूरा माल क्रेडिट के ऊपर है, तो आपका इस वाली परचेजेस से क्या आपका उधार इंक्रीज हो गया होगा? आपने क्योंकि इसकी एंट्री बनाई होगी, सुनना मेरी बात, आपने इसकी एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 625 से। समझिए प्लीज इस बात को। मैंने इसमें अजम्पशन ली कि इसमें 10% मैंने कैश पे लिया है, तो मेरा उधार पूरा 625 से इंक्रीज हुआ होगा या 90% से? अच्छा, मैंने क्या किया सर, यहाँ पे आके 562500। अच्छा, फिर एग्जाम में अगर वो आपको कुछ भी नहीं बताए कि क्रेडिट पे परचेज किया या कैश पे, तो क्या अज्यूम करोगे? सब क्रेडिट पे। पर इस केस में कितना परसेंट क्रेडिट पे? 90%। अच्छा, मैंने कहा कि सर इसकी वजह से 562500 की वजह से मेरा उधार इंक्रीज हो गया। अच्छा सर, ये बात नहीं समझ आ रही कि ओपनिंग एक 50 था, 562500 से उधार इंक्रीज हुआ, तो बचना तो ज्यादा चाहिए, कम क्यों बचा हुआ है? बाकी क्या हो गया? पे हो गया। कितना आया? 3300। चेक कर लो, यही है 337500। एक बार कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके, यही है। अच्छा भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि आपका कैश पेड टू सप्लायर क्या 337500 है या कुछ और भी है? वो कितना परसेंट था? 10%। तो प्लीज आप खाली ये करें कि भाई 337500 ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को ऐड करें, कितना आया? 4 लाख रुपए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने इस साल अपने सप्लायर्स को कितने पैसे दिए हैं? 4 लाख रुपए। पर सर पहले इसकी समरी सुने, क्या है आपको अब निकालने हैं वो पैसे जो आपने किसको दिए? सप्लायर को। सुने, सप्लायर की पेमेंट आपको पता है अकाउंट्स पेबल के अकाउंट से मिलेगी। अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग कहां से मिलेगा? क्लोजिंग। मैं पेमेंट एक ही शब्द पे निकाल सकता हूं अगर मैंने परचेजेस निकाल ली, तो परचेजेस के लिए कौन से अकाउंट में भागूं? इन्वेंट्री। वेरी गुड यार। ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से मिलेगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कितना माल बिक गया, वो कहां से मिलेगा?
पीएनएल से। तो आप क्या बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकाल सकते हैं? और आपको याद आना चाहिए यहाँ पे 100% परचेजेस आएंगी, चाहे वो उधार पे हो या कैश पे हो। यहाँ पे यही हुआ था कि 625 कुल मिला के परचेजेस हैं, जिसमें से आपको कहेगा 10% वॉज ऑन कैश और 90% वॉज ऑन क्रेडिट। तो मैंने क्या अकाउंट पेबल के अकाउंट में सारी परचेजेस चुकाऊं या सिर्फ उधार वाली? मैंने उधार वाली यहाँ चिपका दी। मुझे पता लगा ओपनिंग प्लस परचेजेस कुल मिला के उधार बचा हुआ कम है, तो बाकी क्या हो गया? पे हो गया। अब तुम बताओ, क्या मैं ये बता सकता हूं अभी इस बार कि मैंने अपने सप्लायर्स को कितने पे किए हैं? 337500 या कैश परचेजेस भी थी? तो दिस प्लस दिस कितना बनता है? 4 लाख रुपए। ये देखो कैश पेड टू सप्लायर। तो ये कहां से आया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर? तो यह भी निकाला। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं अभी कि मैंने अपने ऑपरेशंस में से 1.3 मिलियन कमाए? तो पहले तो आप सर 1.7 मिलियन कह रहे थे। 4 लाख की पेमेंट भी की किसको? सप्लायर्स को। सर मजा तो तब आएगा जब हम इसको मैच करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। प्लीज 100% अटेंशन फिर कॉपी करना। इधर मैंने कहा सर अब तुम्हें पीबीटी कितना गिवन है? 1 मिलियन। कैसे गिवन है जरा सुन लेना फोकस के साथ। तुमने सेल कितनी की थी? देखो सवाल में 1.5 मिलियन। अच्छा, तुम्हारा सीओजीएस कितना है? 5 लाख। तो 1 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को क्या नाम दोगे? प्रॉफिट फ्रॉम ये राजी। सर आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1 मिलियन। अब जरा फोकस करें इसके अंदर, सुनना फोकस के साथ। इसके अंदर बेटा ये 1.5 मिलियन की सेल है और 5 लाख की सीओजीएस है। 5 लाख की सीओजीएस का मतलब ये है कि इतनी इन्वेंट्री यूज हो गई, इतनी इन्वेंट्री यूज हो गई। अब आगे देखें फोकस के साथ। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे सर वर्किंग कैपिटल का अकाउंट बनाया। पहले तो मुझे बताओ कि अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ था, आपने एड बैक कर दिया। इससे इस 1 मिलियन में जो 1.5 मिलियन तक कन्वर्ट हो गया किसमें? 1.7 मिलियन में। क्या ये 1.7 मिलियन से मैच है जो ऊपर भी करवाया था? आगे सुने बहुत फोकस के साथ। अब आप इन्वेंट्री का अकाउंट देखें। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओगे इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक मिनट, इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब क्या? ऑनलाइन है सिर्फ तुम बता सकते हो। एक मिनट जी। इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब ये हमने पिछले साल जो वो परचेज करी थी ना, गलत। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वो आप बताओ। क्या सही कह रही है? खरीदी ज्यादा, यूज की कम। वेरी गुड भाई, हमने खरीदी ज्यादा है, यूज की है कम। तुमने उल्टा बोला, तुमने बोला पिछले साल की इन्वेंट्री, मतलब तुम वो चिपका देते कि गलत कह रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि खरीदी ज्यादा है, यूज की कम है। यहां से भी पता लग रहा है 625 खरीदी है, यूज कितनी की है? अच्छा अब मेरी बात सुने। क्या हम ये सिंपल जबान में कह सकते हैं इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होगी तो लॉजिकल सी बात है कि खरीदी ज्यादा होगी, तभी तो बच गई। अच्छा, अब इन्वेंट्री का इंक्रीज तुम लोगों ने माइनस करना सीखा है, क्योंकि तुम बोलते हो मैंने यूज कम किए, खरीदी ज्यादा है। तो मुझे बताओ 50,000 और 175 का डिफरेंस कितना? 125। देखो मैंने क्या 125 यहां से माइनस किया। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे 50 जो आपके पास ऊपर सीओजीएस में इन्वेंट्री का सीओजीएस है यूजेज, वो 5 लाख का है। 5 लाख में 125 ऐड करो, 625 नेगेटिव हो गया, वो भी नेगेटिव है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं आपने अभी अपनी इन्वेंट्री को परचेजेस में कन्वर्ट किया है? ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जेब से 625 गए, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जेब से 625 गए, पर आपकी जेब से कितने ज्यादा गए कितने कम गए आपको अकाउंट्स पेबल बताएगा, ये आपको अकाउंट्स पेबल बताएगा। तो पहले मुझे ये बात समझा दो, अभी इस सिचुएशन में क्या ये बात मानते हो कि 50,000 की जो यूज हुई इतनी बच गई, तो इतना पूरा परचेजेस आ गई 625। अगर अकाउंट्स पेबल का अकाउंट नहीं होता तो क्या कैश में से भी 625 माइनस हुआ होता? पर क्या अभी तुम्हारे पास अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है? अच्छा जी, मैं अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में गया, मैंने देखा ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग
साथ साथ ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग के ज्यादा होने का मतलब सुन लो पहले, क्लोजिंग के ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपने कुछ पैसे पे, तो आपने ऊपर से तो पूरे माइनस कर दिए। क्या करें बताओ, कितने से ऐड करूं? 225 से ऐड कर दूं? चेक कर लो एक बार। चले जी, हमने कहा कि सर आप 225 से ऐड बैक करेंगे, तो आप जरा देखें यहां पे आ गया 1.3 मिलियन, यहां पे भी कितना था 1.3 मिलियन। क्या ये मैच है? बात समझ आई ये वाली? देखो यार, सिंपल एक कहानी रखो इसकी, सिंपल लॉजिकल सी बात है। हमने सिंपल क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर सेल को कैश की सेल में कौन कन्वर्ट करता है? अकाउंट रिसीव। वापस, सेल को कैश की सेल में कौन कन्वर्ट करता है? अच्छा, सीओजीएस को कैश की परचेज में पेमेंट टू सप्लायर में दो अकाउंट, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल। तो क्या इसका आंसर गलत होता है? उसका आंसर गलत होता है। देखो यहाँ पे पता है हुआ क्या, सिंपल, यहाँ पे आपने डायरेक्ट पेमेंट निकाल ली है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट पेमेंट निकाल ली है, वहां पे आपने पता दो चोरंगे किए। सुनिएगा, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, प्लीज समझना, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो आपका सीओजीएस है वो कितना है? 5 लाख। नेगेटिव है? नेगेटिव है नहीं है? आपने इन्वेंट्री का अकाउंट यूज करके 1.25 और माइनस किया जो कि यूज होने से रह गया, तो वो कितना हो गया? नेगेटिव 6.25। फिर आपने कहा कि 6.25 की परचेजेस थी जिसमें से मैंने 2.25 पे, आपने वो क्या किए? ऐड बैक कर दिए। तो क्या 6.25 में नेगेटिव में अगर 2.25 ऐड करूं तो नेगेटिव कितना आ गया? तो यहाँ पे तभी तो उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं कि इनडायरेक्टली मैं कैश में कन्वर्ट करता हूँ, वहां पे कुछ कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली वहां पे किस पे काम करते होते हैं? कैश पे। दोनों में फर्क क्लियर है? प्लीज कॉपी करें इसको इधर। आपके पास एग्जाम में अदर पेएबल का एक अकाउंट आ रहा होगा, बहुत सुकून से समझना ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम लिंक करके चलें। सुनना, यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड में जो इससे पहले किया था बच्चों, आप लोगों ने अदर पेएबल को यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड में वर्किंग कैपिटल में लिया था, याद करो। और वर्किंग कैपिटल में इसलिए लिया था, अप्रूवल थे, अदर पेएबल था, याद आ रहा है? अप्रूवल, अदर पेएबल। अच्छा, जब ये इंक्रीज हो रहे थे तो दैट मींस कि मेरा मतलब ये था कि एक्सपेंस हो गया पे, हम ऐड बैक कर देते थे। और जब ये डिक्रीज होते थे तो पिछले साल का पेमेंट इस साल, जिसका इस साल कोई एक्सपेंस, तो हम लेस करते थे। यहाँ पे लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए कि अगर ये इंक्रीज हुआ करता था तो क्या हो जाता था? ऐड मींस एक्सपेंस हो गया, पे नहीं हुआ था। तो हमने कहा ऊपर माइनस हुआ है, नीचे से माइनस, हमने ऐड बैक कर दिया था। ये वो लॉजिक, वो वाली। अच्छा भाई, अगर ये डिक्रीज हुआ था तो हमने इसको लेस किया था, मींस पिछले साल की पेमेंट इस साल हो रही है, जिसका इस साल कोई एक्सपेंस नहीं है। ये हमने हल्का सा रिकॉल किया है क्योंकि मैंने बोला था आपको मैं मैच करके चलाऊंगा ताकि आप भूले नहीं वो। इधर अब सर जब डायरेक्ट मेथड की बात आएगी तो आपको पता है देयर इज नो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करना, यहाँ पे सीधे सीधे पैसे की बात है, इसकी पैसे की बात है। अब आगे सुने, आपको अदर पेएबल अभी भी गिवन होगा 2020 2021, सही है जी? सुनिएगा, हमने कहा कि भाई आपका ओपनिंग पेएबल था 150, सही है जी, और आपका क्लोजिंग आ रहा है 30,000। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों अदर पेएबल में सैलरी का पेएबल भी हो सकता है?
रेंट पेबल भी हो सकता है, सही है जी। इलेक्ट्रिसिटी पेबल XYZ मल्टीपल पेबल हो सकता है, क्लियर है। अच्छा भाई, अब आपको पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो बोलेगा 2.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं। कितने के? 2.5 लाख के। अब लॉजिकली समझते हैं इस बात को बगैर किसी रटे के। इधर हमने कहा, नीचे आपको इंफॉर्मेशन में लिख के देगा ऑपरेटिंग, तो ये पूरा लिखते हैं, तुम बोलोगे ओपनिंग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड रुपीस फॉर डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपको पीएनएल में गिवन है उसके अंदर 50,000 रुपए क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो अब इसको आसानी से समझाने के लिए पेमेंट निकालनी है। अच्छा, तो अब मैं एक अकाउंट बनाऊंगा अदर पेबल का, पर याद रखिएगा अदर पेबल का अकाउंट इनडायरेक्ट मेथड में नहीं बनता, वो कहाँ यूज होता है? वर्किंग कैपिटल में। सही है, अभी मैच भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो एक और चीज याद करो, अदर पेबल में क्या इंटरेस्ट पेबल हो सकता है? आपने उसको भी अलग करना है, आपने उसको भी अलग किया था, याद रखना है ये बात, क्योंकि आपने पेबल सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड रखना है। मेरे पप्पू बोल रहा हूँ इसके अंदर था, मैंने उसको अलग किया था, तो अलग बनाऊंगा कब? जब अलग करूंगा ना। याद आ रहा है? पिछला रिवाइज करा हूँ, कोई नई बात नहीं की, मैं फिर कह रहा हूँ, याद आ रही है बात कि ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर था, मैंने इसको अलग किया था, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? सही है, ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, इधर अब फोकस। अब मैंने क्या किया, ओपनिंग उठाया बैलेंस शीट से, क्लोजिंग उठाया बैलेंस शीट से। अब एक सवाल, हाँ भाई सारी ABCD आज ही बोल लोगे, रुक जाओ बस, सही है इधर। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन सा? अगर इंटरेस्ट पेबल वगैरह का पेबल होता तो वो माइनस करके यहाँ लिखता जी। क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, एग्जाम्पल मेरी है बेटा, आप गलत समझ रहे हो, बहुत गलत समझ रहे हो। इधर इधर देखो, 1.50 प्लीज समझना, 1.50 जो आपका ओपनिंग पेबल है, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या ये इस पेबल के अंदर ऑपरेशन से रिलेटेड तमाम पेबल होंगे? क्योंकि जो अदर दिन ऑपरेशन होंगे वो तुम ऑलरेडी अलग कर चुके होंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने कहा था इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पेबल हो सकता है, रेंट पेबल हो सकता है, XYZ। मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ, इस ओपनिंग ऑपरेशंस के पेबल को क्या हर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा या ऑपरेशंस का एक्सपेंस? बस ये बात ठीक नहीं थी कि सर जब ये अकाउंट, जो ये पेबल का अकाउंट है, ये ऑपरेशंस के पेबल का है, तो यहाँ पे एक्सपेंस भी सिर्फ कौन सा आना चाहिए? ऑपरेशंस का। तो सर समझते हैं एक चीज को, कि मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पार्क करने लगा था, जिससे ये लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैं पीएनएल में गया, 2.5 लाख लिखा हुआ है, पर ये 2.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन के हैं, जो कि इस अकाउंट के नहीं है, पीपी के अकाउंट का। अगर यहाँ पे 2.5 लाख रखूं तो क्या मसला है? वो नॉन कैश है ना, वो यहाँ से पर्टेन, सिंपल लॉजिक है। तो मैंने क्या करना है, इन एक्सपेंसेस में से 50,000 माइनस करके वो एक्सपेंसेस निकालने हैं जो किसके ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। तो सर वो कितने आ गए भाई? बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है ना, सिवाय महक कुमार को? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर आ रही है? ओके जी, चलिए जी, बिल्कुल, अब उसका मसला है। अच्छा भाई, ये आ गया 2 लाख रुपए। इधर ओपनिंग 1.50 था, 2 लाख रुपए और एक्सपेंस हो गया, कुल मिला के पेबल कितना हो गया? बचा हुआ 30 है, तो बाकी पे हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर, ये आ गया कैश पेड टू अदर्स, जो कि ऑपरेशन से रिलेट करता है। अदर्स में इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह सब आ गया। 320।
अच्छा, तो आपने किया ये कि भाई अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अलग, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड टू अदर्स अलग। बात क्लियर? चलिए जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश पेड टू अदर्स। कितना भाई? 320। सर इसको प्लीज आप जरा उससे कंपेयर करें जो था इनडायरेक्ट मेथड में। सही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास, मैं अज्यूम करूं कोई इनकम नहीं है, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना है बच्चों? 2.5 लाख। एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? क्या किया आपने? इसको एड बैक कर दिया। 3 लाख नहीं, वो नेगेटिव है, एक्सपेंस हुआ हुआ। ये कितना हो गया? देखो वहां पे ये खुद हो जाता है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं। क्लियर है ना? देखो वो माइनस ऊपर होगा तो ये जब ऐड होगा तो ये तो 2 लाख हो जाएगा ना नेगेटिव। ये बात क्लियर है? अच्छा भाई एक सवाल आया। अच्छा भाई इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो वो भी माइनस करते, क्या सही कह रही है? जो एक्सपेंसेस अदर देन ऑपरेशन कटा दो उसको वहां से, जैसे पेबल को हटाते हैं। सही है जी। अच्छा वापस से मुझे सैलरी, सैलरी तो सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगी ना, किससे रिलेट करती है वो? ऑपरेशन तो वही स्केल हो जाएंगी वो चीजें। सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको 2.5 लाख के गिवन थे। मैंने कहा पहले डायरेक्ट मेथड को सीखते हैं, आपको निकालनी है पेमेंट टू अदर्स। वो अदर्स जो किससे रिलेट करते हैं? ऑपरेशन से। मैंने कहा अदर पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग आपका था 5 साफ, जिसमें सिर्फ किसका पेबल होगा? ऑपरेशंस का। मैंने कहा तो फिर एक्सपेंसेस भी सिर्फ किसके होंगे? ऑपरेशंस के। तो तुमने 2.5 लाख यहाँ पे रखा या 2 लाख? 2.5 क्यों नहीं? क्योंकि 50,000 इस अकाउंट का नहीं है, पीपी के अकाउंट का है, तो वहां फेंकेंगे ना। चलो अब तुमसे पूछूंगा, तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। सुनो, अगर इस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर बैड डेट एक्सपेंस होता, हटा देते, तो वो किस अकाउंट में जाता? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो किस अकाउंट में जाता? इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक? यही सिखा रहा हूँ कि जो अलग अलग अकाउंट की चीजें वहां फेंकना, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन की चीजें रहने देना। अच्छा जी, डायरेक्ट मेथड में आपने डायरेक्टली पेमेंट निकाल ली कितने की? 320 की। ये क्या? कैश पेड टू अदर्स। अदर्स में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, सैलरी की पेमेंट सारी, रेंट की पेमेंट सारी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे डायरेक्टली आई है पेमेंट। अब मैं आ गया इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में जो तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, मैंने अज्यूम किया कोई इनकम इनकम नहीं है। आप सिंपल एक काम करें, एक्सपेंस की बात करें, 2.5 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। आपको पता है कि ये 50,000 रुपए नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने इसको क्या किया? क्या मैं कह सकता हूं कि आपने जैसे ही इसको ऐड बैक किया, दिस विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू ऑपरेशन के एक्सपेंसेस। क्या ये हुआ है? ये रहा भाई ऑपरेशन के एक्सपेंसेस। अभी कितने दिख रहे हैं? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सर ये ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं 2 लाख रुपए। पर क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होना और ऑपरेशंस के लिए पैसे पे होना अलग अलग बात है या सेम है? अलग अलग बात है। अच्छा अब मैं यहाँ पे देखूं, ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग पेबल कम हो रहा है, क्या सोचते हो? कि पिछले साल की पेमेंट जिसका इस साल कोई एक्सपेंस, तो ऐसे कितने पैसे हैं जो आप पिछले साल के पे कर रहे हैं? इन दोनों का डिफरेंस है 8, 20। तो आपने यहाँ पे सीखा है वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज इन अदर पेबल। कितना? 1,20। तो सर ये कितना हो गया? बात क्लियर है? वहां पे आप इसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली कितना निकालते हो? 3,20। क्या ये बात क्लियर हो गई? पक्की बात है, प्लीज को कॉपी करें। डायरेक्ट मेथड यानी ओपनिंग पेबल मुझे गिवन है, क्लोजिंग पेबल मुझे गिवन है। यहाँ पे ओपनिंग पेबल सिर्फ ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस का है, क्लोजिंग पेबल सिर्फ ऑपरेशन के एक्सपेंसेस का है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस सारे रखूं या सिर्फ ऑपरेशंस के?
तो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से 50,000 डेप्रिसिएशन के माइनस कर दिए, वो एक्सपेंसेस यहाँ रखे। अब मुझे पता लगा कि साल के शुरू में मुझे पे करने थे 150, इस साल इतने की बल्ली और आ गई, इतने बच गए, तो बाकी पे हो गए, कैश पेड टू अदर्स। अली अली कह रहे भाई तो सुनो यार, अगर मैं खुदा की कसम जितना डिटेल में मैं जाकर समझा रहा हूँ फिर तुम नशे ही हो। इधर देखो भाई, खुदा के वास्ते फोकस किया करो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के एक बच्चा कह रहा है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब तुमने उठाया तो एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए होंगे ना, या नहीं हुए हुए होंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब मैंने उठाया तो उसके अंदर सारी इनकम भी होंगी और सारे एक्सपेंसेस भी होंगे। तो मैं कह रहा हूँ सारे एक्सपेंसेस के अंदर ये 2.5 लाख का एक्सपेंस भी होगा। इससे ज्यादा तुम्हारे लेवल पे आके क्या समझाऊं भाई कि मैंने यहाँ पे वही एक्सपेंस रखे बाकी सारी इनकम को हटा के। फिर मैंने कहा इन सारे एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस का मसला है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि नॉन कैश है, आपने इसको क्या किया? एड बैक किया। फिर मैंने आपको बताया आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। किस पे? पर यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है तो मैं टेक्निकली ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस में पहुंच गया। कितना आ गया वो? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया, दैट मींस जब ये शो कर रहा है कि इस साल ऑपरेशन के रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, हमने यहाँ पे प्रूव भी किया था कि ऑपरेशन के कुल मिला के एक्सपेंसेस कितने हैं? 2 लाख। अब हमें एक बात पता है कि ऑपरेशन में से ऊपर 2 लाख रुपए माइनस हुए हुए, या पे भी 2 लाख हुए हैं या उससे ज्यादा, वो तुम्हें कैसे पता लग रहा है उससे ज्यादा? डिक्रीज इन पेबल के पिछले साल की पेमेंट इस साल ये 2 लाख रुपए ऑलरेडी ऊपर से माइनस हुआ है, बकाया आप करते हैं। किस नाम से? वर्किंग कैपिटल के नाम से। जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में कोई इनडायरेक्ट चीज नहीं है, डायरेक्टली पेमेंट आएगी कितने की? 320 की। अब कॉपी करें इसको। सुने यार, इधर ये कॉन्सेप्ट पिक हो गया तो फिर ये माहौल सही है, इसके अलावा नहीं है फिर प्लीज सुनना। फोकस, आखिरी चीज। तभी मैंने एक एक करके ट्रेड एंड अदर पेबल नहीं किया। बता रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट मेथड में क्या इम्पैक्ट है वो सिखा रहा हूँ, सुन लेना बस। इधर मैं फिर वही दोनों को कनेक्ट भी करूंगा आपस में। इधर देखें। अच्छा भाई, अब ऑनवर्ड्स आपको सवाल के अंदर अभी तक जो अभी किया तुमने सवाल, क्या उसमें ट्रेड पेएबल अलग से था और अदर पेएबल अलग से था? अगर मैं गलत नहीं कह रहा, यही है 2020 और 2021। अच्छा यार ऑनलाइन वालों, तुम सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज फोकस होकर सुनना यार, क्योंकि अगला सवाल तुमने करना है, फिर हो सकता है कि हम पास पेपर करें इसका। इधर देखें, 2021 ही आ गया। अच्छा मैं तुम लोगों से अगर एक बात कंफर्म करूं, तुमने इस ट्रेड पेएबल के अकाउंट से निकाला था पेमेंट टू सप्लायर, यानी कैश पेड टू सप्लायर, यही किया था? अच्छा, फिर इस अकाउंट में पेमेंट टू सप्लायर निकालने के लिए आपने यहां पे इन्वेंट्री को ऐड किया था, इन्वेंट्री परचेज को। वो कहां से निकाली थी? इन्वेंट्री के अकाउंट से। ये तो रिवीजन हो गया। अच्छा, अब यहां पे जो आपके पास अदर पेएबल था, इस अकाउंट से तुम लोगों ने निकाला था पेमेंट टू अदर्स। पर इस अकाउंट में जो तुमने पार्क किया था ऑपरेटिंग, सिर्फ ऑपरेशन से जो रिलेट करता है। यानी अब मेरी बात को सुन के समझना, एब्जॉर्ब करना। क्या मैं कह सकता हूं इस ट्रेड पेएबल के अकाउंट से पेमेंट तब तक नहीं निकली थी जब तक मैंने परचेजेस ऐड की थी? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग तो पेमेंट आ गई। यहाँ पे ओपनिंग प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग तो पेमेंट आ गई। यहाँ की पेमेंट यहाँ के हिसाब से, यहाँ की पेमेंट यहाँ के हिसाब से। अब एक समझाने वाली बात ताकि किसी को रटा नहीं लगे किसी चीज का। अब ये गिवन नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है वर्ष के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सुनना इधर। अब वो आपको बोलेगा ट्रेड
एंड अदर पेएबल। इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हारी माइंड मैपिंग टेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हें खुद करना होगा ये, मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा। इधर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 2020 और 2021 मैं तुमसे पूछता हूं कि अब इस ओपनिंग पेएबल के अंदर दो पेएबल है, एक पेमेंट टू सप्लायर का, बात आई समझ? पहले क्या था, अब एक ही है। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज ऑनेस्टली बताओ, ये बात क्लियर है? अब एक ही साथ दिया हुआ है। अच्छा जी, तो सर जो ओपनिंग में खालिस्तानी है वही क्लोजिंग में होगी, सप्लायर का पेएबल और अदर्स का पेएबल। सही है? अब आगे सुने, अब माइंड मैपिंग यहां से मैच करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर तुम्हें एग्जाम में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होगा कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कितना पेएबल सप्लायर का, कितना पेएबल बाकियों का, तो मैं अलग नहीं कर सकता। अलग करेंगे तो और अच्छी बात है, पर आपको नीचे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी जिससे आपको पता लगे कि इसमें सप्लायर का पेएबल कितना है, अदर्स का कितना है। सही है? पर मुझे एक चीज पता है, सुनना, अगर मैं इस अकाउंट में, अच्छा मुझे पता है ये जो ओपनिंग बैलेंस है सप्लायर के केस में किस वजह से इंक्रीज होता है, परचेजेस की वजह से। वेरी गुड यार। इन्वेंट्री की वजह से। तो मैं आज तक क्या करता था, सप्लायर के अकाउंट में इन्वेंट्री डाल के पेमेंट निकालता था सप्लायर की। क्लियर है? अच्छा, बट मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या अब ओपनिंग पेएबल में सिर्फ सप्लायर का भी है या अदर्स का भी है? तो मुझे अब पेमेंट ना एक साथ निकालनी होगी। अब पेमेंट, तो अब क्या मैं कह सकता हूँ ओपनिंग में जब पेएबल दो का है तो इन्वेंट्री भी यहीं फेंकना और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहीं फेंकना। तो सर हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी फेंक दिए। तो क्या ओपनिंग पेएबल में दोनों वजहें डाल दी मैंने जिससे ये पेएबल क्या होगा? तो पहले क्यों सिर्फ इन्वेंट्री डाला था, तो फिर अदर्स में क्यों एक्सपेंस डाला था? अब दोनों, तो इन दोनों के इंक्रीज भी पर दोनों के इंक्रीज होने की वजह अलग अलग है। एक इन्वेंट्री की वजह से इंक्रीज होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पाक साफ करके। अच्छा, दोनों मैंने यहाँ चिपका दिए। क्या अब आपको ये बात भेजे में समझ आ रही है कि ओपनिंग आपका इंक्रीज हो गया एक इन्वेंट्री की वजह से और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से, कुल मिला के ऑब्लिगेशन हो गई दोनों की मिला के। तो क्लोजिंग भी तो कुल मिला के ये एक का है, दोनों का है। अच्छा, इन सबको प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, अब जो तुम लोगों को पेमेंट मिलेगी वो कैश पेड टू सप्लायर होगी, एक मिनट को, या कैश पेड टू अदर्स होगी, या यूं कहूंगा मैं कैश पेड टू सप्लायर एंड अदर्स। कैश पेड टू सप्लायर एंड, अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता ही नहीं है, तो क्या फिर पेमेंट भी नहीं निकल सकती? निकल सकती है। तो यानी सर अब आपने सिर्फ ये करना है कि एक ही अकाउंट बना के इन्वेंट्री भी यहाँ फेंकना, एक्सपेंसेस भी यहाँ फेंकना, तो पेमेंट भी दोनों की साथ आएगी। हो जाएगा? पक्की बात है? प्लीज अभी इसको मैं कॉपी करने नहीं दे रहा, ये खाली